जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। जैसा कि पिछले क्लास से हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 का हम लोग इन्फीरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर आपको कितना हो गया? प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है ना। इससे पहले हम लोग 1, 2 और 3 देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको जाके कवर कर सकते हैं, है ना। चलिए आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 का पहली सवाल में हम लोग आते हैं। क्या है पहले सवाल? क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक किया कीजिए, है ना। क्लास आप लोग देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। चलिए क्लास को लाइक करेंगे। चलिए पहली सवाल देखते हैं। क्या है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो कब के बारे में बात करेगा तो आपको 12 अगस्त 1765। जैसे ईस्ट इंडिया के द्वारा आपको दो संधि होते हैं। ये आपको है इलाहाबाद का संधि। इलाहाबाद का संधि दो को हुआ था, एक 12 अगस्त को, 16 अगस्त को। कोई दिक्कत? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्रथम संधि होता है। आओ आपको सुजाऊ दौला के द्वारा 16 अगस्त को होगा, 1765 में। चलिए अगले सवाल आते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहता है? मैंने किसे किसे भारतीय पत्रिका का क्या कहता है? राजकुमार कहा जाता है। तो क्रिस्टो दास पॉल का, जो क्रिस्टो दास पॉल है ना, इसको क्या बोला जाता है? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है ना। इसी के द्वारा आप जानते हैं कि हिंदू पेट्रियाट का संपादक यही हुआ करते हैं, हिंदू पेट्रियाट का संपादक। आइए आगे आते हैं। सवाल नंबर हम लोग कितना? 3। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस किस राज्य का विलय हुआ था? सबसे पहला राज्य के विलय के बारे में बात करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतारा। सतारा कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। 1848 में हुआ था सतारा, 1848 में। झांसी आपको हो गया 1853 में। कितना? 53 में झांसी। वही अगर हम बात करते अवध, तो अवध का अलग समय है और चैतपुर का आपको अलग समय है ना। चैतपुर इसे आप जानते हैं कि 1849 में। ऐसे ऐसे करके हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। चलिए आगे तो अगले सवाल, इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो सतारा। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी थी? पुस्तक जो है ए नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लगाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या आंसर लगाएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगले सवाल की ओर आते हैं कि किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला था? तो आप किस आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बहादुर लोग? आइए अगले सवाल करते हैं कि जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो जिया तरंग के बारे में बात करेंगे तो आपको मणिपुर कहाँ हुआ था? तो मणिपुर में जिया तरंग शुरुआत हुआ था। तो जिया तरंग के बारे में बात करें, कब शुरुआत हुआ था? कोई बता सकते हैं? बता सकते हो तो कमेंट करके बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग आते हैं। 7 क्या बोलता है कि मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 में साइंटिफिक साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया? तो किस जिला में बात कर रहा है ना? बिहार के किस जिला? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में इसका शुरुआत किया गया था। कहाँ? बिहार के मुजफ्फरपुर जिला। तो ऑप्शन नंबर डी। सवाल, पटना युवक संघ की स्थापना कब किया गया? तो पटना युवक संघ का स्थापना 1927 में किया गया। कब किया गया? 1927 में। अब किसके द्वारा किया गया था अगर पूछ देता तब? तो मणिचंद्र नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा सब मिल के क्या किए थे? बनाए थे। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं। 9। 9 क्या बोलता है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो हुमायूं सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध सबसे अंतिम लड़ा था, है ना। और सरहिंद का युद्ध में के बाद ही इसको क्या किया जाता है कि आप जानते हैं सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1555। कब? 1555 में। 1555। 1555। कोई दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर आपको 10। 10 क्या बोलता है? बोल रहा है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था?
तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। 11 क्या बोलता है, देख लीजिए। बोल रहा है कि निम्न निम्न में से किस हड़पाई स्थल में हड़पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? उन्नत जल, तो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहां से? तो धोलावीरा से, ऑप्शन नंबर बी। आइए 12, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो समुद्रगुप्त को भारत नेपोलियन कहने वाला है विसेंट स्मिथ। स्मिथ के द्वारा कहा गया था, विसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था। आइए, विसेंट स्मिथ स्मिथ कहा था। अगले सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। बात तो सही है, ये सत्य है, सत्य नहीं है, सत्य है। दूसरा ऑप्शन कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तीसरा, बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता है। ये भी सही है, लेकिन गलत पूछा है ना। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। ऐसा नहीं है, ये चलते क्या हो जाएगा, गलत है। चलते ये सत्य, आपको आंसर यही हो जाएगा क्योंकि सत्य पूछवे किया है। सवाल नंबर 14 क्या बोलता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुआ? संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। आइए अगला सवाल देख लेते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? दोनों की बात कर दिया है ना। तो आपको 131 सीटें जो है क्या है, आरक्षित है। 131 सीटें आरक्षित है। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 16 सवाल क्या बोलता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको लगाएंगे 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो पंचशील का सिद्धांत बोलेगा तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, आपको पंचशील का सिद्धांत नहीं है। आइए अगली स्लाइड पर आते हैं। स्लाइड को बड़ा कर लेते हैं। पहली सवाल क्या कह रहा है, पढ़ेंगे कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष जो कौन थे? तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी जो थे उपाध्यक्ष थे, है ना। और वही बोल देगा संविधान सभा के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष तो अब देख लिए मुखर्जी साहब। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बोल देगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी बोल देगा तो कौन कौन रहेंगे? तो राजेंद्र प्रसाद। आइए सवाल नंबर 19 देखते हैं। 19 बोलता है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो अधिनियम बताना है। तो अधिनियम 1909 वाला अधिनियम जो था ना, कौन? तो भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम कितना, भारत परिषद अधिनियम, परिषद 1909 परिषद है ना। सवाल नंबर आते हैं 20 बोलता है कि संसद सदस्यों के निर्हता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। कौन लेता है भाई? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है। कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेता है, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो ओस्लो में किया गया है। कहाँ किया है? ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो में किया गया है। अगले सवाल बोलता है तो भारतीय मानक समय मायोत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है भारतीय मानक समय? मतलब भारत में 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री कहाँ से नहीं गुजरता है? 82.5 डिग्री, ये कहने का मतलब है। तो आपको देखेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश से गुजरवे करता है, छत्तीसगढ़ से गुजरवे करता है, उत्तर प्रदेश से गुजरवे करता है, आपको महाराष्ट्र नहीं गुजरता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपका आंसर कौन हो गया? ई हो गया, सी हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ से नहीं गुजरता है। देख लीजिए, देखिए गुजरता है कहाँ कहाँ से है। तो गुजरने के बाद यहाँ पर दिखा दिया है, 3 को लिखा दिया, 5 को से गुजरता है। देखो आंध्र प्रदेश लिखा गया है, छत्तीसगढ़ लिखा गया है, उत्तर प्रदेश लिखा गया है, और आपको
आपको यहाँ के बाद नीचे देखेंगे हम लोग, उड़ीसा हो गया, और क्या बोल सकते हैं, इसमें कौन नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, दो को इसमें नहीं दिया गया है आपको। आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से और मध्य प्रदेश से गुजरता है। इसे गुजरने वाला था और नहीं गुजरने वाला पूछा तो कौन आंसर हो गया, तो ऑप्शन महाराष्ट्र हो गया, है ना। सवाल नंबर 23 का बोलता है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है, सबसे ज्यादा सीमा करता है, और अरुणाचल प्रदेश जो है ना वो सबसे ज्यादा सीमा करता है ना। सवाल नंबर 24 आते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की बोल रहा है, तो अनाई मुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो अनाई मुड़ी का नहीं दिया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो मुख्य नदी संबंधित है तो अलकनंदा, क्या लगाएंगे आंसर, तो अलकनंदा से संबंधित है ना मंदाकिनी नदी। आगे देखते हैं, आगे देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, तो नर्मदा नदी पर नहीं है, वो आपको भालकुंड जो है ना नर्मदा पर नहीं है, बाकी सब का सब नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 27, बोलता है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से भाखड़ा नांगल परियोजना से जलप्रपात करता है ना, कौन सा है जलप्रपात, साफ नहीं पहचान आ रहा है, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेंगे, है ना। तो इसका हम अपने बुक से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंतजार करेंगे थोड़ा सा। सवाल कह रहा है, सुन लीजिए कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागर परियोजना से जलप्रपात जल प्राप्त करता है, सॉरी जल प्राप्त करता है। इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, आंसर हम लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, सी लगाएंगे, हरियाणा, हरियाणा लगाएंगे, और क्या बोलते हैं पंजाब, और क्या बोलते हैं राजस्थान। कोई दिक्कत है यहाँ तक ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अगले सवाल पर आइए, इसका आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर बोल रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ, तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं, साफ फंसना नहीं रहा है, ऑप्शन लिखा गया है इसका आंसर, इसका आंसर पढ़ेंगे आपको ऑप्शन नंबर ए। क्या बोल रहा है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, तो आपका आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। जो साफ नहीं चिन्हाएगा तो बुक से हम पढ़ लेंगे आंसर, है ना, क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। आप देख लेंगे यहाँ पर, ये आपको 29 साफ पसंद आ रहा है, 29 साफ पसंद आ रहा है तो 29 को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है सवाल कि नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें एक क्रमबद्ध में सजाइए, है ना। जैसे इसमें आपको कौन कौन दिया गया है, CARE सबके बारी बारी से लिखा गया है ना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आपको स्थापना वर्ष हम छाटेंगे। जैसे आपको आपको CAR इसका स्थापना के बारे में बात करेंगे तो 1993 में हुआ है, कब 1993 में। इसके बारे में बात करेंगे ICR के, ICR के 1991 में, 1991 में, ठीक है। वही हम बात कर लेंगे कि इसके बारे में, ये आपको किया है 1987 में, 1987 में, 87, तो पहले कौन हो जाएगा, तो पहले 3 फिर 2 फिर 1, तो आंसर कौन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 1 होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। आइए अगले सवाल कहते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, तारापुर समिति, बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधित नहीं है, बाकी सब का सब क्या है संबंधित है। तो किससे संबंधित होना चाहिए, तो ये तारापुर समिति पूंजीगत खाते के रूप में संबंधित करता है ना, न कि इससे संबंधित है ना, तो गलत हो गया। आगे देख लीजिए, भारत में तृतीयक क्षेत्र में मतलब टेरिटरी, टेरिटरी मतलब तीसरा सेक्टर में सम्मिलित नहीं है, कौन तीसरा सेक्टर में नहीं आता है, तो केवल आपको देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि आपको केवल 3, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको तीसरा सेक्टर, तीसरा क्षेत्र में नहीं आता है, तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है, बाकी सब के सब दोनों आते हैं। आंसर कौन जाएगा, तो आंसर आपको डी हो जाएगा।
अगली सवाल क्या कर रहा है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए 32 के बाद 33 देखते हैं अगले स्लाइड पर। स्लाइड को बड़ा कर लेते हैं। देखिए, चलिए 32 के बाद 33 क्या बोलता है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं की बात कर रहा है, तो खाद्यान्नों का निर्यात जो है सो उद्देश्य नहीं है। खाद्यान्नों का निर्यात जो है उसका उद्देश्य नहीं है। बाकी सबका सब उद्देश्य यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र क्षेत्र की उपलब्धि को मानने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो आपको केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम जो है ना, CSO के द्वारा जारी की जाती है। आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे सी हो जाएंगे। आंसर हो जाएंगे सी। सवाल नंबर 35 देखते हैं कि भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन पर CTT प्रस्तुत किया गया था? CTT प्रस्तुत किया गया था 2013-14 वाला जो था ना समय, 13-14 समय इसमें प्रस्तुत किए गए थे। कोई दिक्कत? अच्छे। आगे देखिए सवाल नंबर 36 बोलता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, शुरुआत कब की है? शुरुआत किया गया 1985 में। कब किया गया? 1985। तो ऑप्शन नंबर डी। वही आपको बात कर देगा कि अर्जुन पुरस्कार शुरुआत कब किया गया? तो 1961 में। मेजर ध्यानचंद ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? तो 1991-92 में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन कब शुरू किया गया? तो 2009 में। ऐसे सवाल आपको आता है, कोई दिक्कत? आइए सवाल नंबर हम लोग आते हैं कितना पर? तो सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 क्या कहता है? पढ़िए। आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है? आकाशदीप पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। क्या दिया गया है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय के बारे में बात कर रहे हैं। केंद्रीय भवन निर्माण, केंद्रीय भवन है तो रुड़की है। रुड़की, रुड़की। कोई दिक्कत? बोला केंद्रीय भवन निर्माण वही बात कर देगा कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में है। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो देहरादून में है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ है? तो कोलकाता में। आप चाहते हैं तो कॉपी लिखने के लिए तो लिख सकते हैं। अगले सवाल कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित किया गया था? किस वर्ष प्रदर्शित किया गया था? सिनेमा हॉल लगाया गया था 1931 में आलम आरा। बाप रे बाप, हमारा देश आजाद होने पहले ही ये आपको यहाँ पर लग गया है ना। चलिए, आलम आरा के बारे में हम लोग देख लिए। आलम आरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा थी। इसे 1931 में प्रदर्शित किया गया था। इसके निर्माता आरदेसर आरदेसर ईरानी थे। कौन थे इसका निर्माता? आरदेसर ईरानी थे। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी थी। इसे 1953 में प्रदर्शित किया गया था। झांसी की रानी जो फिल्म आया था 1953 में इसको प्रदर्शित किया गया था। समझ में आया ना? लेकिन वो था टेक्निकल्चर था, टेक्निकल्चर फिल्म था वो। झांसी की रानी 1953 में रिलीज किया गया था। अगले सवाल बोल रहा है, सवाल पढ़िए कि बिहार जातीय आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? जातीय जनगणना किया गया है तो बिहार की कुल जनसंख्या के बारे में देख रहे हैं। तो आपको ये देखिए बिहार की कुल जनसंख्या यहाँ पर दिया गया है। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आते हैं कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया? शांति पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए नरगेस मोहम्मदी मोहम्मदी नरगेस मोहम्मदी के चुना गया। आइए सवाल नंबर 42 देखते हैं। बोल रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? WEF के द्वारा
जारी किया जाता है ना। आइए अगला देख लेते हैं। सवाल नंबर 43, एक कथा सैन्य अभ्यास, एक कथा सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो किन दो देशों के मध्य? एगो तो भारत कन्फर्म है, और दूसरा है मालदीव। एक भारत और एक मालदीव। तो ऑप्शन नंबर ए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम क्या है भाई? 2023 का जो थीम है ना आपको, तो आपको ग्रो फूड नोट बैटोको। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा टैबोको, है ना, टैबोको, है ना, ग्रो फूड नोट टैबोको। चलिए ऑप्शन आ गया यहाँ पर। आइए अगले सवाल आते हैं। सवाल नंबर आपको कितना है? तो 45। 45 बोलता है कि अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो साक्षी जी है किस खेल से है? तो कबड्डी खेल से है। कौन सा है? तो कबड्डी। साक्षी जो है कबड्डी। वही अगर पूछ देगा कि प्रवीण जो है किस खेल से संबंधित है, तो बुशु, बुशु से। सुशीला देवी जो है जूडो से संबंधित है। लक्ष्य सेन है, लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन से संबंधित है। श्रीराज अकुल्ला जो है टेनिस टेबल से संबंधित है। अंशु बोलेगा तो कुश्ती से संबंधित है। इसे सवाल आपसे पूछता है। बोला है कि 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 19वां के बारे में बात करें तो ब्राजील। 19वां कहाँ करेगा? तो ब्राजील। तो ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? अब अगर आप सवाल पूछ देगा कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 में 2024 का कौन करेगा? 2024। सवाल सुन लिए ना कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का करेगा इटली। वही बात कर देगा आगे कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 के, तो लुथियानिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया। अगला सवाल आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? तो आपको आंसर लगाएंगे अरियाना सवालिका, अरियाना सवालिका। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपको ए, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आगे चलिए देखते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार की शुरुआत उड़ीसा के द्वारा की है। किसके द्वारा? तो ओडिशा के द्वारा किया गया है। आइए अगले सवाल कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बन गया? तो नया सदस्य बन गया, नया मिस्र बना है। कौन बना है? तो मिस्र बना है ना। और इसका मुख्यालय के बारे में बात कर देंगे। संघाई में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? संघाई में है। आइए सवाल नंबर 50 देखते हैं। NVS 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो GSLV F F आपको क्या चाहिए करने गया? GSLV F12 से इसको प्रक्षेपण किया गया है। कोई दिक्कत? और आप सवाल बात कर देगा कि कब किया गया? 2023 में। कहाँ से किया गया? तो कोई बता सकते हैं? चलिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अब कमेंट करके बताइए कहाँ से इसको प्रक्षेपण किया गया। आपको अगर नहीं पता होगा तो वीडियो रोक के गूगल करके हमको बताएंगे कि कहाँ से किया गया इसका प्रक्षेपण, है ना। आपका हम इंतजार करेंगे मैसेज का। अगले सवाल में आते हैं। बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बोरेक्स जो है आपको सोडियम, सोडियम, सोडियम का अयस्क है। कोई दिक्कत? सवाल नंबर, अगला स्लाइड पाते हैं। सवाल नंबर 52 देखते हैं क्या बोलता है। 52 बोल रहा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो विकल्प का चयन करने के लिए बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 52 का कहा जाएगा, तो आपको आंसर ए हो जाएगा। अल्फा कण, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इससे संबंधित आपको हो जाएगा। आज अगले सवाल, श्यानता का गुण पाया जाता है। श्यानता का गुण गैस एवं द्रव दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। गैस और द्रव दोनों में पाया श्यानता का गुण। अगला बोला कि RBC लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त की बात किया तो लाल 20 से लेकर 120 दिन तक, 20 से लेकर
20 दिन। देख लीजिए बगल में वो घंटा भी दिया है, घंटा नहीं, गलत है, गलत है। 20 से लेकर 120 दिन तक करेंगे, है ना। हम ऑफलाइन क्लास में इसको पढ़ा चुके हैं अच्छे से, आप जानते होंगे। आगे देखिए, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है, तो पास्कल के सिद्धांत का अनुसार करता है। किसके अनुसार? तो पास्कल। तो ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। अगले सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? अदिश राशि कौन है? तो आपको आपको अदिश राशि में आपको दिखता है द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि का उदाहरण देख लीजिए, सॉरी, अदिश राशि है, ठीक है ना। अदिश राशि है, को अदिश राशि है। जैसे आप देखिए यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, दूरी, विस्थापन, आयतन, चाल, घनत्व, विद्युत धारा, ताप कार्य, ऊर्जा, ये सब जो क्या है, अदिश राशि है। बाकी इसको छोड़ के जितना है सबको सदिश राशि है। ये सब तीनों सदिश राशि था, है ना। आगे आइए, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी जो परिक्रमण के कारण चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी नहीं, बी हो जाएगा। वो परिभ्रमण लिखा हुआ, परिक्रमण की बात कर रहे थे हम। आइए सुमेलित करना। एक तरफ लिखा गया सूची, एक तरफ लिखा गया खोज। कौन व्यक्ति किसका खोज किया गया, किसके द्वारा किया गया है ना। जैसे आपको पहला है कि जी मार्कोनी रेडियो का खोज करते। जी मार्कोनी किसका? जी मार्कोनी रेडियो का। ठीक है। जे एल बेट, जे एल बेट जो है ना टेलीविजन का, टेलीविजन। सबको तो लाइन से दिया गया है जी, सबको लाइन से दिया गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंबर ए। आइए सवाल नंबर 59 देखते हैं। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा गुब्बारा हवा में केवल गुब्बारा गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम होता हो, है ना, तभी उड़ सकता है, ना था उड़ नहीं सकता। तो 49 से क्या हो जाएगा? 59 के बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 60 आइए, बोल रहा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? अवतल दर्पण में तो आप लोगों से ऑफलाइन वाला के हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। इससे संबंधित हम आपकी क्लास में फिर क्यूसी कराएंगे, है ना। इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे, हालांकि इसके बारे में बता चुके हैं। अब बताइए, जो ऑफलाइन मेरे पास पढ़ते हैं कमेंट करके बताएंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। तो जब वस्तु जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य में होता है तब बनता है। यह बात को जानते थे। ऑप्शन नंबर डी। परिपथ में धारा है, परिपथ में धारा कितना है? इसको परिपथ में धारा निकालने के लिए आप डायरेक्ट इसे हल कर सकते हैं। क्या कि 1/r बराबर 1 बटा, सॉरी, हाँ, आप ऐसे बारी बारी से यहाँ पर जोड़ सकते हैं। जैसे हम जोड़ लीजिए 1 बटा कितना, 1/4 प्लस में 1/2 बराबर इतना, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं फटाफट, बराबर कितना आएगा? तो आपको कितना आ जाएगा निकाल सकते हैं। तो 4 बटा में कितना, 3। तो 1/r बोले ना, तो पलट दीजिए, खाली आर का मान कहेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4/3। 4/3 इसमें कौन दिया गया है? 4/3 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 4/3। कोई दिक्कत? ऐसे आप निकाल सकते हैं। बोल रहा है कि मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। कौन है जो उत्पाद नहीं बन सकता है? तो नाइट्रोजन। कौन नहीं बन सकता है? तो नाइट्रोजन, है ना। दांतों के इनामेल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है, जिसकी प्रकृति जिसकी प्रकृति कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। कैसा होता है? तो अम्लीय। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब बेसिक होता है ना। 64 बोल रहा है, 64 सवाल सुनेंगे। कथन कौन में से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो सही के बारे में बात कर रहा है। 64, 64 देख लीजिए। तो आपको सभी धातु तन्य है, ऐसा कुछ है नहीं। सभी अधातु अतन्य तन्य है, ऐसा कुछ है नहीं। समानता धातुएं तन्य होती है, समानता धातुएं क्या होते हैं?
तैरने होती है, तो क्या है आपको सही है। आइए 65 देखते हैं। कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? तो कोशिका का निर्जीव भाग देखते हैं, तो सिलिका जो है निर्जीव है। रिचिका, रिचिका जो हो करता है ऑप्शन नंबर बी, और इनका ऑप्शन नंबर बी जो है से आपको निर्जीव होता है। अगले सवाल कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव का भाग नहीं माना गया है? कोशिका के कोशिका साइटोप्लाज्म नहीं माना गया है ना? तो सीरा में अधिक और ध्वनि में कम, वो तो आपको वो दिया गया था। 66 नंबर क्या बोल रहा है कि नाभिक में नहीं पाया था, नाभिक में आपको नहीं पाया था। लेकिन यही ध्वनि और शिरा के बारे में बात कर लेंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे, है ना? आइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? आइए हम लोग समझते हैं 68, 68 के सवाल देखते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो मछली के बाद कहा है, तो समुद्री घोड़ा जो है ना वास्तविक रूप से क्या है? मछली है, ये वास्तविक रूप से मछली। अगर स्टार फिश के बारे में अगर बात करते हैं, तो स्टार फिश एक श्रेणी जंतु है ना? ये जंतु है। इकाइनोडर्म, ये क्या है? एक जंतु है। इसे आपको, लेकिन समुद्री मछली के बारे में वास्तविक रूप से मछली कौन है? समुद्री घोड़ा ही क्या है? तो मछली। घोड़ा समझ के मछली मत के, घोड़ा मछली थोड़ी है, लेकिन हाँ मछली समुद्री घोड़ा है, समुद्री मछली है। जंपिंग जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? जंपिंग के। तो जंपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो बारबरा 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 मैकिटन मैकिल्टन मैकिल्टॉक जो है, टॉक मैकिल्टॉक के द्वारा दिया गया है। अगले सवाल क्या कहता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम चुनना है। सही तत्व के बारे में सही, तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और क्या चीज? कैल्शियम। ये आंकड़ा दिया गया है, अगला समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कैल्स ऑक्सीजन जो है बहादुर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपको 65%, है ना? कार्बन कार्बन जो है कार्बन आपको 18%। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है से आपको 10%। नाइट्रोजन जो आपको है, नाइट्रोजन 3%। कैल्शियम जो है से 1.4%। फास्फोरस 1.1%, है ना? इस आधार पर इसको छाटा गया है। अगले सवाल देखिए 71 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित के बारे में बात किया है ना? तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑक्सिस का ऑक्सिस फल पकाने वाला ही है, फल पकाने वाला ये सुमेलित नहीं है ना? क्योंकि ऑक्सिस जो है ना फल के पकाने वाला, ये आपको सुमेलित नहीं, सही सुमेलित के बारे में नहीं किया है ना? ऑक्सीजन हालांकि क्या है, तो आपको बोलते हैं कि पत्तियों का पिलगन होना, पत्ती जो होता है पिलगन होना, है ना? खरपतवार को नष्ट करना, ये आपको यहाँ पर हार्मोन ये होता है, पादप होता है, हार्मोन होता है, न कि फल को पकाने में होता है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने में? आइए, अगर बात आपसे कहा जाएगा कि फल को पकाने वाला कौन है, इसमें हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन इसमें देवे नहीं किया है, फल पकाने में एथिलीन मदद करता है ना? रासायनिक परिवर्तन में शामिल है, कौन है जो रासायनिक परिवर्तन शामिल है? रासायनिक परिवर्तन में अवशोषण या ऊर्जा के मुक्ति, रासायनिक में क्या होता है? अवशोषण या ऊर्जा का मुक्ति होता है। जंग एक मिश्रण है, किसका है भाई? तो जंग एक मिश्रण है, Fe2, Fe2O3, FeOH3। कोई दिक्कत? 74 देखिए, स्मोक किसका उदाहरण है? स्मोक, स्मोक जानते हैं किसका उदाहरण है? तो अच्छे जानते होंगे, हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी, हवा में बिखरा हुआ कैसे धुआं और पानी। आपका आज का लास्ट सवाल है, देख लीजिए, इनमें से कौन सा विद्युत का स्रोतम चालक है? विद्युत का स्रोतम चालक है, तो आपको इनमें से पूछा है, तो समुद्री जल जो है ना विद्युत का स्रोतम क्या है? चालक है ना? क्यों? समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं,
जो विद्युत प्रवाहित करने में घनायन और ऋणायन के टूटकर विद्युत प्रवाह में मदद करते हैं। अतः समुद्री जल उपयुक्त में सही है ना। ये आपको इसमें बहुत सा कण पाए जाते हैं ना, लवण पाया जाता है, जिसके कारण ये स्रोतम है, सब है लेकिन ज्यादा तो मतलब नहीं होता है। चलिए, क्लास आपका सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग आएंगे सेट नंबर 5 लेकर। क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक किया कीजिए और दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।